नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अरशद यासिर। अरशद यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। लोकल न्यूज़ में इस वक्त देखा जाए, जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि जब से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है, तब से कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी, जो पिछले मुख्यमंत्री थे सीएम जगन मोहन रेड्डी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको घेरने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं वो घेरते हुए नजर आते हैं, किसी न किसी बहाने से उन पर तंज करते हुए आते हैं। वार पलटवार का दौर जारी रहता है हमेशा किसी न किसी बहाने से। जैसा कि पिछले दिनों देखा गया था कि जो तिरुपति लड्डू प्रसादम का मामला था, उसमें चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार को घेरा था और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, तो उस वक्त वहां पर सीएम जगन मोहन रेड्डी थे और उन्होंने इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। तो इसमें पता चलता है कि सीएम मोहन रेड्डी को सब कुछ जानते हुए उन्होंने इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की और ये धर्म से रिलेटेड एक मामला था, लेकिन उन पर उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। किसी भी तरह से उन्होंने अधिकारियों को नहीं पकड़ा, किसी भी तरह से उन्होंने इस पर रुख नहीं किया। और वहीं पर आज फिर से उन्होंने जो सीएम जो पिछले जो पूर्व जो सीएम थे, उन्होंने आज चंद्रबाबू नायडू को घेरते हुए कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं अपनी राजनीतियों को चमकाने का काम करते हैं। उन्होंने उन पर छलावा दिखाने का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जब भी कुछ होता है तो वो एक नए अवतार में सामने आते हैं लोगों के। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से जब से मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो पुरानी गवर्नमेंट थी जगन मोहन रेड्डी की, वाईएसआरसीपी, उसको लेकर के कई चीज़ें सामने आ रही थी। जिस तरह तिरुपति लड्डू का मामला सामने आया, उसमें भी उस गवर्नमेंट को घेरने की बात की कि उसके बाद उन्होंने जाने का वहाँ पे बात की, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया इस वजह से कि वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस थे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये जो हैं ये लोगों को धोखा देने के उसमें रहते हैं। ये हर बार जगह जो वहाँ के मुख्यमंत्री नायडू हैं, ये जो है हर बार लोगों को धोखा देते हैं और धोखा देने के नए नए उपाय सोचते रहते हैं। जिस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट है, इस वक्त चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पे क्या बोलते हैं, गठबंधन की गवर्नमेंट है, उसमें जो है क्या बोलते हैं, पवन कल्याण की पार्टी भी, वो भी डिप्टी सीएम है और बीजेपी भी शामिल है। अब इसमें उनका ये कहना है कि सब लोग मिल करके कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि यही क्या बोलते हैं, इनका जो सीएम थे पुराने जगन मोहन रेड्डी, ये जब सीएम थे तो वहाँ पे ये देखा जा रहा था कि कई सारी योजनाएं शुरू की गई। कई लोगों के घरों पे जो है वॉलंटियर्स जो है वो लेके जाते थे, जो राशन होता था, काफ़ी सारी योजनाएं शुरू की गई। लेकिन उसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आया कि अचानक जो अर्श पे था वो फर्श पे आ गया इस वक्त, क्योंकि बहुत कम इनके एमएलए जीत के आए हैं और एक हार होती है, बुरी तरह से हार होती है, वो इन्होंने अभी सामना किया। उसके बाद फिर इनकी बहन ने एक वो लगाया आरोप, मतलब इन्होंने अपनी बहन पे आरोप लगाया। उस पर भी चंद्रबाबू नायडू ने जब बोला तो इन्होंने कहा कि हर घर में ये चीज़ें होती रहती हैं और किसी के घर की बात को आप इस तरह से मतलब बाहर नहीं बोल सकते हैं। और वहीं जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू पे उसने भी बोला, कोर्ट ने भी, कि जब ये जो चर्बी वाली चीज़ सामने आई थी, इसमें आपने इतनी जल्दी जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? उसकी पहले तहकीक करते, रिसर्च करते, लैब रिपोर्ट जो आती है उस पर फिर आप फिर जाते, लेकिन आप पहले चले गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वहाँ पे जो दोनों पार्टी हैं, वाईएसआरसीपी और टीडीपी, दोनों में एक ये देखा जाता है कि बदले की राजनीति वाली चीज़ें चलती हैं। जब जहाँ पे बदले की राजनीति वाली चीज़ें होंगी, वहाँ पे एक छोटी बात को भी एक बड़ी तरह से पेश किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने बोला है कि ये कंप्यूटर सिस्टम 113 साल पुराने हैं और चंद्रबाबू नायडू कहने कि हम ये अभी लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता को कब तक गुमराह करेंगे भाई, 5 साल के बाद फिर ये चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद जब ये चले जाएंगे तो हम बताएंगे कि कंप्यूटर और जो ये है क्या बोलते हैं मोबाइल, ये कब आया था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस तरह हुई थी। तो अब वहाँ पे जो है ये जो क्या बोलते हैं वहाँ की जो है गवर्नमेंट, वो इस वक्त जो है जो इनकी लीडर्स हैं इनकी पार्टी के, वाईएसआरसीपी के,
उनको कहीं ना कहीं देख करके, और जिस तरह से आपने भी देखा होगा जब वहाँ पे सरकार बनी थी टीडीपी की, या बोलने की उसकी क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे जब इलेक्शंस हुआ था जी। उसके बाद वहाँ पे अलायंस की सरकार बनी है। अलायंस की सरकार बनने के बाद भी आपने देखा होगा कि जैसे किस तरह से टीडीपी के लोगों ने वाईएसआरसीपी के लीडर्स के घरों पे तोड़फोड़ की थी, पत्र चलाए थे। तो इस तरह से जब वहाँ पे जो भी सत्ता परिवर्तन होता है उसके बाद एक इस तरह से बदले की राजनीति होती है। हालांकि राजनीति में हमेशा ये देखा जाता है कि चीज़ें हो के ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं अभी भी, और उस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि आप जब इलेक्शन हार जाते हैं तो आपको कुछ दिन तक छुप के बैठना पड़ता है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पे उसके जो लोग हैं वो आप पे कोई ऐसा हमला ना करते हैं। और ये चीज़ें बहुत पहले होती थी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी चला आ रहा है। और यहाँ पे जिस तरह आप साउथ में आगे जाएंगे, साउथ में जात को और बिरादरी को लेकर के एक चीज़ें काफ़ी आम है। उसमें भी ये चीज़ें होती कि कभी किसी लीडर ने कोई ऐसा कमेंट कर दिया तो उसके बाद एक, अगर आप सत्ता से बाहर चले गए हैं तो जो रूलिंग पार्टी आई उसके भी उसी बिरादरी जात के जो लोग होंगे वो फिर आप पे आक्रामक हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सत्ता में होंगे तो आपके पास फोर्सेज होंगी, आपके पास जवान होंगे, आप मतलब एक क्या बोलते हैं सिक्योरिटी होती है। लेकिन जब आप सत्ता में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अकेले रहते हैं, फिर उसमें फिर आप पे ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इसी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है अभी जिस तरह से वो काम करें चंद्रबाबू नायडू, उसके बारे में, और मतलब जिस तरह से केंद्र सरकार उनको फंड दे रही है हर चीज़ में, आगे आगे हर चीज़ में, मतलब बिहार को और आंध्र प्रदेश को बोला जा रहा है कि बहुत फंड मिल रहा है, तो इससे वो अब किस तरह से इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब जिस तरह से वहाँ के आईटी मंत्री हैं जो उनके बेटे नारा लोकेश, वो भी ये कहते आ रहे हैं कि हम इसको जो है आईटी हब बनाने के प्रयास में चल रहे हैं, हम इसको आईटी हब बनाएंगे, लेकिन अब वो कब तक बन पाएगा। अब ये जो ये 5 साल इनको मिले हैं, इन्हीं 5 साल में बन पाएगा, या अगर इसके बाद फिर वहाँ पे चुनाव होते हैं और फिर वहाँ से टीडीपी चली जाती है, फिर वाईएसआरसीपी आती है, तो उसके अगर मतलब जो दौर होगा उसमें बन गया तो वो क्रेडिट तो खुद ही लेंगे। अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रही है वो कहीं ना कहीं 3 लोगों के उसमें चल रही है भाई, पवन कल्याण है, बीजेपी है, और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए और पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बना दिया, और बीजेपी साइड से अपना काम कर रही है। लेकिन अभी जिस तरह से जो अभी देश में वक्फ का बिल वो चल रहा है, जो बिल पेश होना है, उस पर भी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कह चुकी है कि हम इस पे जो है क्या बोलते हैं, हम ये पेश नहीं होने देंगे। इसको लेकर के भी अब केंद्र सरकार में और चंद्रबाबू नायडू में कहीं ना कहीं एक वो चल रहा है। हालांकि केंद्र में भी वो उनके साथ में, एनडीए के साथ में ही है, लेकिन अब ये देखना है कि इसके बाद केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आई जिन चीज़ों में उनको बरी किया गया चंद्रबाबू नायडू को। अब उससे हो सकता है लोगों का जो राजनीति जो दिमाग रखते हैं या जिनकी जो क्या बोलते हैं रिसर्च है, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भाई चंद्रबाबू नायडू गए ही इसीलिए थे उनके साथ कि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से मनमानी करेंगे। क्योंकि जब 2024 का इलेक्शन हुआ और एनडीए सरकार गठित हुई थी, उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि होम मिनिस्ट्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो टीडीपी ले सकती है, लेकिन टीडीपी ने कुछ नहीं लिया। टीडीपी को कुछ मिला ही नहीं, टीडीपी को बस एक वो मिला है क्या बोलते हैं उड्डयन मंत्री वाला मिला है, जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अब उसके बाद फिर ये होने लगा कि इनको कुछ मिला नहीं है, इसका मतलब अंदर अंदर कोई चीज़ें चल रही हैं। अब जो राजनीति पे ज़्यादा पकड़ रखते हैं जो लोग, मतलब क्या बोलते हैं राजनीतिक पंडित लोग जो होते हैं, उनका ये कहना है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दिया कि मेरे ऊपर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और वो चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे। जी, जैसा कि पिछले दिनों यासर हमने देखा जो जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं वाईएस शर्मिला, वो अपने भाई से कहीं ना कहीं नाराज़ चलती नज़र आ रही हैं, और उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं अपने भाई पर। जब उनकी सरकार थी तब भी उन्होंने बोला था कि जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार है वो राज्य के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने निजी फ़ायदों के लिए काम कर रहे हैं। वहीं पर देखा जाए, देखिए किसी भी पार्टी का अगर सरकार का अगर गठन होता है, नई सरकार बनती है, वहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो कहीं ना किसी तरह से जो सत्ता पक्ष होता है उसको घेरने का काम करती हैं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा, जो
तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है जब से, तब से बीआरएस और भाजपा लगातार जो है कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आती है। चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे उन्होंने जो वादे किए थे उनको लेकर हो, चाहे जो परियोजनाएं उन्होंने शुरू की हैं उनको लेकर हो, हाइड्रा को लेकर हो, मूसी रिवर फ्रंट को लेकर हो। जैसा कि अभी एक बंडी संजय की एक खबर अखबार में सुर्खी बनी हुई है कि किसानों को बोनस देने से बचने के लिए कांग्रेस सरकार धान खरीदी में देरी कर रही है। इस तरह से वो जो आरोप लगाते हैं और वो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी की तारीफ भी करते हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा कि बंडी संजय हैं या किशन रेड्डी हैं, उन्होंने जो यहाँ पे के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनकी तारीफ भी की थी कि रेवंत रेड्डी बहुत अच्छे सीएम हैं और एक बहुत अच्छे इंसान है। कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला भी था। और वहीं पर बीआरएस की बात करें तो बीआरएस तो कंटिन्यू किसी न किसी तरह से उन पर आरोप लगाती रहती है कि इन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी हाइड्रा की जो कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने गरीबों को सामने लाकर ऐसा कहा कि ये गरीबों को बेघर करना चाहते हैं। देखिए, हाइड्रा की कार्रवाई हो या मूसी रिवर फ्रंट हो या फिर किसानों के जो भी क्या बोलते हैं जो लोन्स माफ़ करने का हो, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और कांग्रेस का ये कहना, यहाँ पे रेवंत रेड्डी सरकार जो है उसका ये कहना है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो राज्य के हित के लिए है, जिससे राज्य में फ़ायदा हो, हम वो काम कर रहे हैं। अब उस पर कोई क्या कह रहा है, अपोजिशन का काम ही है सिर्फ क्या बोलते तनकीद करना, तो तनकीदें हम झेल लेंगे, लेकिन हम स्टेट को कोई ऐसा नुकसान नहीं होने देंगे जिससे बाद में उनको पछतावा हो कि भाई एक सीएम आया था जिसने ये काम करना चाह रहा था लेकिन अपोजिशन में रोका, वो नहीं कर पाया, उसके बाद फिर चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस वक्त जो है सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। अपोजिशन क्या कह रहा है, अपोजिशन क्या नहीं कह रहा है, कौन सी पार्टी क्या कह रही, कौन सा लीडर क्या कह रहा है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने जो क्या बोलते कार्य पद जो है हमारा काम करने का जो रास्ता है, हम उस पर चल रहे हैं। और इससे चाहे वो केटीआर हों या केसीआर हों या फिर बंडी संजय हों या और भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो हमेशा तनकीद करते रहते हैं, हमको उन पे ध्यान नहीं देना है। जी, जैसा कि जो केसीआर हैं उन्होंने भी परसों एक सभा मतलब एक लोगों की एक सभा बुलाई थी, तो उनमें उन्होंने बोला था कि जो 2028 जो आने वाला है उसमें आने वाले वक्त में जो है हमारी सरकार वापस से आएगी, हमारा युग वापस से आएगा। और वहीं पर हमने कुछ पिछले दिनों देखा था जो टी हरीश राव हैं, उन्होंने कहा था कि अगर अभी वोटिंग हुई तो कांग्रेस सरकार यहाँ से चली जाएगी और हम वापस से जो है सत्ता में आ जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा, जो केसीआर है, उन्होंने कहा कि लोगों को एहसास हो गया है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार से उन्होंने क्या खोया है। बिल्कुल, बीआरएस की हार से जनता ने क्या खोया है, आप हार गए हैं और आप हारने के बाद फिर आपके साथ वो एक्सीडेंट हो गया जिसकी आपकी सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद कहीं ना कहीं अब आप कहीं कहीं नज़र आ जाते हैं, वो भी अपने फार्म हाउस से। अब ये बोला गया है कि वो नेक्स्ट ईयर से प्रॉपर तरीके से एक पुराने दौर में वापस आ जाएंगे कि भाई अब आप देखिए, जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे तब भी वो ज़्यादातर टाइम जो है फार्म हाउस पे ही रहते थे, और जब वो आते थे असेंबली में तो उनसे मिलने के लिए लोगों की इतनी लंबी कतार लगी रहती थी। उनके ही एमएलएज जो थे उनसे मिलने की इतनी लंबी कतार होती थी कि वो बस मिलजुल के चले जाते थे। तो अब रेवंत रेड्डी का मामला ये है कि रेवंत रेड्डी हर रोज़ आप देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोग्राम में रहते हैं, और प्रोग्राम में रहते हैं उस जगह के जो लीडर्स होते हैं वो भी रहते हैं वहाँ पे। तो रेवंत रेड्डी अपने लोगों से मिलते रहते हैं, और इस वक्त के जो हालात हैं उसमें यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने एमएलए से मिलते रहें, आप अपने मिनिस्टर से मिलते रहें, आप कोई ऐसी मीटिंग करते रहें, क्योंकि अपोजिशन में जो भी हैं उनका कोई भरोसा नहीं हो किस तरह से क्या कर दें आपके साथ, ठीक है। अब जिस तरह से बीजेपी का यह कहना था कि रेवंत रेड्डी जो हैं उनकी सीएम की कुर्सी चली जाएगी, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कही गई थी, लेकिन इस वक्त रेवंत रेड्डी ने जो काम किया है या वो जो काम कर रहे हैं वो तेलंगाना के लोग जान रहे हैं उसके बारे में। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन में वो क्या फैसला देंगे ये उनकी मर्जी है। अब अपोजिशन में अगर केसीआर साहब हैं, केसीआर साहब ऐसा बोल रहे हैं तो ज़रूर है वो बोल सकते हैं, लेकिन अब जनता तय करेगी ना। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है तेलंगाना की, वो हैदराबाद से नहीं आई है, वो आजू बाजू के जो इलाके वहाँ से आई, यहाँ के जो वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से आई है, और वहाँ के लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं ये भी काफ़ी मायने रखता है। अब इन चीज़ों पे जैसे हो गए केसीआर हो गए, हरीश राव हो गए, केटीआर हो गए,
बंडी संजय हो गए या और भी कई लीडर्स हैं, वो लोग बोलते रहते हैं, लेकिन वही जैसा मैंने पहले ही बोला कि उनका काम है कि हम कार्य पथ पे चल रहे हैं और कार्य पथ पे चल करके हम अपने काम को कंप्लीट करके 5 साल में हम दिखा देंगे कि हमने ये काम किया है। उसके बाद फैसला जनता के हाथ में है और जनता मुझे लाए या पुरानी जो गवर्नमेंट थी वो लेके आए या फिर कोई तीसरा ऑप्शन चूज करेगी वो, लेकिन हम अपना काम कंप्लीट करके जाएंगे। और हमारे यहाँ से काम में अब जिस तरह से हाइड्रा की आपने बात की, हाइड्रा का जब ये चला था उस दौरान ये भी मतलब हो रहा था कि कुछ लोग कहीं जा रहे थे और हाइड्रा के अधिकारी बता करके उनसे कुछ पैसा ले रहे थे। इस पे भी रेवंत रेड्डी ने खुद एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर ऐसा पैसा लेता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। इन चीज़ों में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारी गवर्नमेंट को या हमारे लोगों को लोग एक उससे देखें कि भाई ये तो पैसा देके काम कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों पे सख्त हैं, और जब सख्त हैं तो फिर अब जब एक मुखिया सख्त है तो उसके और लीडर्स हैं वो भी सख्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मेहनत करके आई है, कोई इस तरह नहीं आ गई है। तो उस मेहनत को बनाने के लिए, उस मेहनत पे काम करने के लिए अब आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो वो किस तरह काम करेंगे। और अभी जिस तरह से नए नए अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, आज भी हमारे जो वो हैं यहाँ के चीफ एडिटर जनाब जाहिद अली खान साहब को, उनको भी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और ये अवार्ड जो है सीएम रेवंत रेड्डी खुद देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप उर्दू लैंग्वेज को इतना प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि केंद्र में सरकार जो उसके कई मंत्री ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो उर्दू लैंग्वेज को कहीं ना कहीं एक मज़हब से जोड़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आज जो है वो है क्या बोलते हैं, मौलाना आज़ाद का बर्थडे है और इसको यहाँ के एजुकेशन डे के हिसाब से मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे मनाई जा रही हैं, आप भी देखेंगे इस वक्त रोड पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं उसके, तो ये एक समाज को नहीं प्रमोट कर रहे, वो एक ऐसे इंसान को प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया है। जी, तो जैसा कि यहाँ से जो पार्टियां होती हैं एक दूसरे पर जो तनकीद करती हैं, जैसे कि दूसरी पार्टी को अगर जैसे कि कांग्रेस आई है यहाँ पर, उसको भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि बीआरएस ने भी बहुत सारा काम किया है, लोगों के जनता के हित में काम किया है। कांग्रेस पार्टी आई है तो उनको भी काम करने देना चाहिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है। हालांकि जो विपक्ष है उसको अगर वो अच्छा भी काम करती है, उसका भी वो जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गलत दिखाकर ना करके वो एक प्रोत्साहित करने का काम करे, क्योंकि वो जनता के हित में काम हो रहा है। लेकिन जनता उनको लेकर आई है। अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना। जी, अगर अपोजिशन तनकीद नहीं करेगी तो इसका मतलब वो कहा नहीं जाता है कि अगर किसी भी जगह पे अपोजिशन नहीं है तो वहाँ की सरकार अपनी मनमानी करेगी। जिस तरह से अभी हमने दो इलेक्शंस में ऐसा देखा केंद्र सरकार में कि अपोजिशन में ऐसे लीडर्स ही नहीं थे कोई, और अपोजिशन इतनी मजबूत नहीं थी कि आप किसी भी बिल पे इस तरह से बात कर सकें। जिस तरह अभी वक्फ का बिल आया है, वक्फ पे बिल पे जैसे ही बिल सामने रखा गया है, उसी दौरान देश के दो तीन ऐसे लीडर्स हैं जो इस वक्त के मतलब बड़े लीडर्स में उनका शुमार होता है और यंग लीडर्स में शुमार होता है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये दोनों खड़े हुए, इन्होंने उस बिल पे काफ़ी देर तक बात की है और उसके बाद फिर उस बिल को जेपीसी के लिए भेजा गया। अब जेपीसी के लिए भेजा गया, उसमें मीटिंग में जो भी हो रहा है वो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन अपोजिशन अगर आपके पास होता है, आपके पास अच्छी संख्या में सीटें होती हैं, तादाद होती है लोगों की, तो आप किसी भी बिल पे, किसी भी चीज़ पे आप तनकीद कर सकते हैं और उसको पास करने से रोक सकते हैं। लेकिन अब अपोजिशन का काम ही यही होता है कि भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार ये काम कर रही है, इससे ये अगर नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को ज़्यादा उससे पेश करना है। फायदा हो रहा है तो ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर उस चीज़ से थोड़ा सा भी इनको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है तो उसको एक बड़ा बना के पेश करना ही अपोजिशन का काम। जी जी। तो आने वाले वक्त में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में 1 चरण में 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं पर देखा जा रहा है कि जो भी पार्टियां हैं वो पूरे ज़ोर शोर से अपने चुनावी प्रचार भी कर रही हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम भी कर रही हैं। भाजपा के जो नेता हैं, कई सारे बड़े नेता हैं, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने भी कई बार रैलियां की, वहां पर चुनावी सभाएं की, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी सभाएं की और एक दूसरे पर जो विपक्षी पार्टियां थी उन पर तंज भी किया। हालांकि देखा जा रहा है जो एमबीए में शामिल जो कांग्रेस पार्टी है
ऐसा खबर सामने आ रही है कि उसके 28 उम्मीदवारों को वहाँ जो पार्टी है उससे निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पाया है कि ये जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये लोग जो हैं ये पार्टी की जो क्या बोलते हैं विरोधी गतिविधि होती है उसमें शामिल थे, और ये फैसला एआईसीसी प्रभारी रमेश चेन्नीथला की तरफ से लिया गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन इलेक्शंस पे इसका असर पड़ सकता था, और जिस तरह से वहाँ पे महायुति और एमवीए के बीच कड़ी टक्कर है, और अभी थोड़ा सा ही वक्त बचा इलेक्शंस में, इस वक्त जो है हर पार्टी कहीं ना कहीं फूंक फूंक के कदम रख रही है, और जिस तरह से अगर इनको हटाया गया है, मतलब पार्टी से हटा दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए एक वो होगा कि हाँ भाई ये अगर बाद में हट जाए तो वहीं चुनाव में अब आप देखिए कुछ ही समय बचा हुआ है, 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 को काउंटिंग होगी, और मतलब 26 नवंबर को वहाँ का जो वो है कार्यकाल विधानसभा का वो ख़त्म हो रहा है। अब इस पे वहाँ के जो लोग हैं वो क्या रिजल्ट देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह से सर्वे जो आए हैं, एक दो प्री पोल सर्वे, उसमें ये कहा जा रहा है कि एमवीए जो है कहीं ना कहीं महायुति से आगे चल रही है। अब महायुति की तरफ से या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर देश के गृह मंत्री बिल्कुल अमित शाह की तरफ से क्या चीज़ें वहाँ पे बोली जा रही हैं, जिस तरह से बोली गई हैं अभी चीज़ें कि राहुल गांधी जितना भी चालें लेकिन अल्पसंख्यक का जो क्या बोलते हैं आरक्षण है उसको हम नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें बोली जा रही हैं। उस तरह की चीज़ें मुसलमानों पे नहीं बटने देंगे, ठीक है, सॉरी, मुसलमानों पे नहीं बटने देंगे। अब ये चीज़ें आप बोल रहे हैं तो वहाँ पे मुसलमान हैं, अब वो मुसलमान किनको चूज करते हैं, मुसलमान का मतलब वहाँ पे अब आप देखिए कि वहाँ पे यहाँ के जो वो हैं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी, वो भी वहाँ के एक्टिव हैं, उनके भी 16 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें से 12 मुसलमान हैं और 4 दलित हैं जी। अब इस पे इन्होंने कल बोला है कि मतलब देखा जाए तो सीधे सीधे वहाँ के डिप्टी सीएम जो हैं देवेंद्र फडणवीस, उन पे उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा है देवेंद्र फडणवीस आप जितने भी कोशिश कर लें आप हमारी ज़बान की ताकत को नहीं जानते हैं, और चाहे वो आप हों या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, आप सब लोग बैठ जाइए फिर भी मेरी ज़ुबान की जो ताकत है उसको आप उसके बराबर नहीं आ सकते हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप पे आरोप भी लगाया गया कि आप यहाँ जो वो हैं एमएलए उनको खरीदते हैं, तुमने मतलब अब वहाँ पे जो सियासी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं तू तड़ाक पे आ गई है। उन्होंने कहा है कि तुमने यहाँ के कई उनको खरीदा, एमएलए को खरीदा, इसे चोरी बोला जाए या डकैती। महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट जो आने वाला था उसको गुजरात क्यों जाने दिया? क्या तुम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर गए? जुबान से, आपकी जुबान से मनोज जारंगे पाटिल का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप उनका नाम लेंगे तो आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी। अब इस तरह से वहाँ पे जब इलेक्शंस होना 20 तारीख को, अब जाहिर है कि जितनी भी वहाँ पे पार्टियां हैं, चाहे वो एमवीए हो, महायुति हो, या जो पार्टियां इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही हैं, वो काफ़ी एक्टिव मोड में आ गई हैं। अब उस एक्टिव मोड में आ करके वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो देश के जो क्या बोलते हैं पीएम हैं या फिर देश के जो होम मिनिस्टर हैं, वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं जिनको आप कहीं ना कहीं एक कैटेगरी में अगर लाएं तो वो देश के हित के लिए बयान नहीं है, वो किसी एक समाज के लिए बयान है बस। लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई अपोजिशन लीडर इस तरह से बोलता है तो उसके बयान को इस तरह से पेश किया जाता है कि भाई ये जो हैं समाज को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। लेकिन वहीं जो लोग ऑलरेडी इस तरह के बयान दे रहे हैं उन पे कोई बात नहीं करता। जिस तरह से अभी यूपी के एक मौलाना है, मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में सिर्फ एक मजहब के लोगों को देखा जा रहा है, बस उनके साथ बेईमानी की जा रही है, शुरू से बेईमानी होती आई है, लेकिन अभी की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेईमानी कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर सारे मुसलमान इकट्ठा होकर निकल आए तो आपकी रूह कांप जाएगी। मतलब आप जाहिर है कि जिस तरह यहाँ पे आपने देखा होगा सीएनआरसी प्रोटेस्ट में जिस तरह से देश भर में जिस तरह से प्रोटेस्ट किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार को डाउन होना पड़ा है। अब वो बाद में ये कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे, हम ये लेके आएंगे, वो होता है कि किसी आने बिल्ली खंबा नोचे टाइप मामला होता है, लेकिन आप वहाँ पे गिरे हैं,
अब इस तरह से अगर आप बयान देंगे, इस तरह से आप एक क्या बोलते हैं, एक मज़हब पे आप कहीं ना कहीं एक समुदाय पे आप निशाना टारगेट करते साधेंगे, हैं जी। टारगेट करेंगे, तो वो देश के लिए सही नहीं होगा। देश के लिए सही यही होता है कि भाई आप सबके हित के बारे में बात करें, आप राष्ट्र हित के बारे में बात करें, आप देश पे किस तरह से तरक्की होगी, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, देश में किस तरह से रोजगार बढ़ेगा, देश में किस तरह से महंगाई कम होगी, देश में किस तरह से शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे, इन पे बात करेंगे। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, चाहे जो भी हो, चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, इन चीज़ों पे अगर बात होगी, देश जाहिर है तरक्की करेगा। और हम जो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो अगर इस पे बात होगी तो विश्व गुरु जल्दी बन सकते हैं। जी, आपने मौलाना तौकीर रज़ा की बात की। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है कि मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करना चाहिए, हालांकि मीडिया चैनल्स ने उनके बयानों को निराधार बताया, उनके बयानों को बताया है कि ये विवादित बयान है। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह मुसलमानों को लेकर इस तरह की बात करते हैं कि इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये संविधान में नहीं है। और वहीं पर दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, वो जिस तरीके के बयान देते हैं, या गिरिराज सिंह हो जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो जिस तरह से बयान देते हैं, उनके बयानों को मीडिया चैनल्स कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं बताते हैं, विवादित बयान नहीं होते, बस एक बयान दिया नहीं बताएंगे, उनको ये बोलेंगे कि इन्होंने एक खास समुदाय के लिए ऐसा खास समुदाय के लिए उसमें ऐसा विवादित वर्ड नहीं जोड़ा जाता। जी जी। तो कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स जो देश दिन व दिन गिरता जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हो, हंगर इंडेक्स को लेकर हो, जिस तरह से देश दिन व दिन गिरता जा रहा है, देश की गिरावट देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं इन नेताओं की वजह से ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि इन नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है देश को गरीब बनाने की तरफ। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।